हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। लास्ट वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने 11th का जो लास्ट चैप्टर था अपना उसे कंप्लीट किया, एंडोक्राइन सिस्टम वाला। ठीक है, और आज की जो क्लास है उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th का नया चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपको कोई डाउट हो लास्ट क्लास से रिलेटेड तो आप पूछ लीजिए, नहीं अदरवाइज फिर हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसे देखो सिंपल से वे में हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही समान नए जीवों को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन, इसमें हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जो जीव है वो अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब ये हो सकता है या सिंपल से वे में बात करें तो रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट की होती है, तो इसका एक फर्स्ट ऑफ ऑल मेन रीजन है कि जो अर्थ है उस अर्थ पर अपनी, जैसे सपोज दैट कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन क्यों करता है, तो उसका एक मेन रीजन ये हो सकता है या ये होता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अपनी प्रोजेनी को, अपनी संतति को, अपने वंश को, अपनी प्रजाति को बचाने के लिए फर्दर क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है और अपने ही समान नए जीवों को क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, यहाँ वाला जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे हम, जिसमें हमने पहले पढ़ाया छोटी क्लासेस में कि जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप का होता है, प्रजनन है वो दो प्रकार का होता है बेसिकली, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। ठीक है, तो ये वाला जो अपना चैप्टर है, इस चैप्टर में हम बेसिकली लैंगिक जनन की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमंस है वो सारे लैंगिक प्रजनन करते हैं, लैंगिक जनन की विधि ये क्या करते हैं, अपनाते हैं। ठीक है, यानी कि ह्यूमंस अपने ही समान नए जीव उत्पन्न करने के लिए लैंगिक प्रजनन करते हैं। ठीक है, देखो आज का जो लेक्चर है, ठीक है, उस लेक्चर में बेसिकली हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रजनन घटनाएं क्या होती हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स बोलते हैं इनको। ठीक है, और सेकंड ऑफ ऑल पढ़ेंगे हम इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, सॉरी, सेकंड ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स देखेंगे, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो एक्चुअल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, उसके लिए हमें दो अलग अलग पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें एक का जो सेक्स होता है वो मेल होता है और एक होता है फीमेल। ठीक है, मेल है वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा और फीमेल है वो फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी। तो ये जो मेल और जो फीमेल गैमेट्स है ये दोनों फ्यूज होंगे। ठीक है, जिसकी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मतलब कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स है ये फर्टिलाइजेशन करेंगे एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और वो एम्ब्रियो कंप्लीटली एक डेवलप जो फीटस है, या हम कह सकते हैं कि एक डेवलप जो बच्चा है उसमें क्या हो जाएगा, ये
कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा चैप्टर है जिसमें बेसिकली हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है ना, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है वो है प्रजनन घटनाएं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। ठीक है, इससे पहले हम कुछ कॉमन टॉपिक, कुछ कॉमन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ह्यूमंस है, ठीक है, वो लैंगिक प्रजनन होते हैं या लैंगिक प्रजनक होते हैं, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल ये होते हैं जरायुज। जरायुज इसको बोलते हैं विविपेरस। ठीक है, जरायुज क्या होते हैं? तो ऐसे प्राणी जो अपने ही समान नए बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं जरायुज। एक इसी से रिलेटेड टर्म्स है, वो है अंडयुज या अंडज। अंडज या अंडयुज, इनको बोलते हैं ओविपेरस। ठीक है, तो वो प्राणी जो अंडे देते हैं, बच्चे ना देकर अंडे देते हैं, उनको कहते हैं हम अंडज या अंडयुज। ठीक है, ये होते हैं एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब क्या हो गया कि इनमें सेक्सेज है। ठीक है, जो लिंग है वो सेपरेट सेपरेट होते हैं। जैसे मेल्स है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, फीमेल है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। ठीक है, जैसे ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें अच्छे से शो किया गया है कि जो मेल्स है उनमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल्स है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मतलब कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है वो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग जो ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक अपना वो है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। एक्चुअल में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? तो जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, ठीक है, प्रजनन की जो प्रक्रिया है, उस प्रजनन की प्रक्रिया में सम्मिलित जो इवेंट्स हैं, ठीक है, सम्मिलित जो स्टेजेस है, ठीक है, जो स्टेप्स है, उनको कहते हैं हम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। ठीक है, अब देखो हमने ये पढ़ा था, जनरली अभी जस्ट डिस्कस किया है कि भाई रिप्रोडक्शन के लिए दो सेपरेट सेक्सेस के जो पर्सन्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, दो अलग अलग सेक्सेस वाले जो पर्सन्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब रिप्रोडक्शन के लिए एक मेल पर्सन होना चाहिए, तो सेकेंड ऑफ ऑल फीमेल पर्सन होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो मेल पर्सन और फीमेल पर्सन्स हैं, ठीक है, इनमें ऐसी क्या स्ट्रक्चर्स डेवलप होती है, ठीक है, या ऐसी कौन सी संरचनाओं का निर्माण होता है जिनसे ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आगे चलती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिक्वायरमेंट है हमें अपोजिट सेक्स की, यानी कि एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। ठीक है, जो मेल पर्सन्स हैं उनमें मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं शुक्राणु, और जो फीमेल पर्सन है उनमें फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं अंडाणु। ठीक है, यानी कि सिंपल से वे में बात करें हम, ठीक है, कि मेल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के लिए हमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की क्या होती है रिक्वायरमेंट। इसके अलावा अदर ऑर्गन्स भी हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, बट मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स यानी स्पर्म और ओवन, ये दोनों मेन ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो आगे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो जो मेल और फीमेल जो पर्सन्स है इनकी बॉडी के अंदर, ठीक है, गैमेट्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे मेल के अंदर शुक्राणुओं का, फीमेल्स के अंदर अंडाणुओं का, तो इनका जो निर्माण हो रहा है उस प्रक्रिया को कहते हैं युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला जो इवेंट है, ठीक है, वो है अपना युग्मक जनन। ठीक है,
जिसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणु तथा अंडाणु का निर्माण होना। नर के अंदर शुक्राणु का होगा, मादा के अंदर अंडाणुओं का होगा। जो शुक्राणु है उसके निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और जो अंडाणु है उसके निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं oogenesis। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आया कि गैमेटोजेनेसिस एक्चुअल में क्या है? जो गैमेट्स हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, शुक्राणु और अंडाणु, उनके निर्माण की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, और इनकी जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं हम? जो स्पर्म है उसके फॉर्मेशन की प्रोसेस को कहते हैं हम शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, और सेकंड ऑफ ऑल को बोलते हैं हम अंड जनन या oogenesis। इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्र जनन, और इसको हिंदी में बोलते हैं अंड जनन। ठीक है, तो शुक्र जनन और अंड जनन का समझ में आया आपको? ठीक है, अब क्या होगा, जैसे देखो मेल और जो फीमेल पर्सन है, ठीक है ना, दोनों की बॉडी के अंदर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो चुका है। जैसे इस डायग्राम में देखोगे ना आप, तो मेल गैमेट्स वो मेल पर्सन के अंदर डेवलप हो चुके हैं, फीमेल गैमेट्स वो फीमेल पर्सन के अंदर डेवलप हो चुके हैं। अब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या पड़ेगा कि भाई मेल गैमेट है उसको फ्यूज कराना पड़ेगा हमें, किसके साथ? फीमेल गैमेट के साथ, यानी फर्टिलाइजेशन कराना पड़ेगा। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमको देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको कि जो अंडाणु है, ठीक है, जो ओवम है, ठीक है, वो गतिशील संरचना नहीं होती, यानी गतिविहीन संरचना होती है। ठीक है, वो बस फैलोपियन नलिकाओं के अंदर, ठीक है, प्रेजेंट जो फ्लैजिलाए हैं, ठीक है, उनके द्वारा ही वो गति करता है। यानी और जो शुक्राणु है वो गतिशील संरचना होती है, इसके पास गति करने के लिए पूंछ होती है, टेल होती है। तो मतलब सिंपल से वे में बात करें तो फर्टिलाइजेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसको पहुंचाना पड़ेगा कहां पर? ओवम के पास। तो ये जो शुक्राणु है उसको अंडाणु तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं हम इंसेमिनेशन। ठीक है, जैसे ये मेल पर्सन है, इसके ये टेस्टिस है जहां पर क्या हो रहा है? स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। ये फीमेल गैमेट्स है, इसकी ये ओवरीज है जहां पर ये ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, ओव्यूलेशन होगा, आगे पढ़ेंगे हम क्या प्रोसेस होती है, और ये आएगा इस तरफ। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्पर्म्स है, इन स्पर्म्स को फीमेल की जो जेनाइटल ट्रैक्ट है, उस जेनाइटल ट्रैक्ट में, जिसे हम वेजिना बोलते हैं, वेजाइना कहते हैं, उसमें पहुंचाने की जो प्रोसेस है, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इंसेमिनेशन। यानी कि ओवरऑल हमें स्पर्म्स को कहां पर पहुंचाना पड़ेगा? फीमेल की जेनाइटल ट्रैक्ट में। ठीक है, देखो सेकेंड ऑफ ऑल जो अपना इवेंट है वो है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब हो गया हिंदी में वीर्य सेचन, यानी कि जो मेल गैमेट्स है, यानी कि जो शुक्राणु है, उनको मादा जनन पथ में, यानी वेजाइना में ट्रांसफर करना, ठीक है, या मेल गैमेट्स को फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं हम वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन। ठीक है, अब हमने ओवरऑल क्या कर दिया कि ये जो स्पर्म्स थे उनको पहुंचा दिया इस वेजाइना में। अब ये स्पर्म्स क्या करेंगे? यहां से मूव होंगे, यहां से ये क्या करेंगे? गति करेंगे, और गति करते हुए ये पहुंच जाएंगे फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब के हम पार्ट्स पढ़ेंगे जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो जो फैलोपियन ट्यूब है उसके 3 भाग होते हैं, ठीक है, इन्फेंटिबुलम, एम्पुला और स्थमस। तो ये जो ओवम है, ये ओवम इधर से यहाँ ओव्यूलेट होने के बाद में ओवम को पहुंचाया जाता है इधर एम्पुला में, और इधर से स्पर्म को पहुंचाया जाता है एम्पुला में। ठीक है, तो एक्चुअल में एग्जैक्ट जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, यानी कि स्पर्म और जो ओवम है दोनों का जो मिलन होता है, ठीक है, वो होता है एम्पुला वाले रीजन में। ठीक है, लेकिन अपने एनसीईआरटी में दिया है कि एम्पुला और जो स्थमस का जो जंक्शन है ना, ठीक है, उस जंक्शन वाले पार्ट पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि यहाँ से ये स्पर्म्स कंटिन्यू का गति करेंगे, इधर से ओवम आएगा और दोनों एम्पुला स्थमस जंक्शन पे आकर मिलेंगे। जब ये एक दूसरे से मिलेंगे मतलब इनका संलयन होगा। ठीक है, तो इनके संलयन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं हम निषेचन। ठीक है, तो थर्ड जो अपना इवेंट है वो है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। मेल तथा फीमेल जो गैमेट्स है उनका जो संलयन होता है, ठीक है, इनकी जो सिनगेमी हो रही है, ठीक है, इनका जो मिलन हो रहा है उसको कहते हैं हम
निषेचन। ठीक है, अब जब निषेचन हो जाता है तो देखो हमने अच्छे से पढ़ा है कि जो मेल गैमेट्स है, ठीक है, वो हैप्लॉइड होता है और जो फीमेल गैमेट्स है वो भी हैप्लॉइड होता है। जब दो हैप्लॉइड सेल मिलती हैं, ठीक है, दोनों के मध्य निषेचन होता है तो एक डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि सिंपल से वे में कहूं तो जब दो अगुणित कोशिकाएं मिलती हैं, जब दो अगुणित कोशिकाओं के मध्य निषेचन हो रहा है जिसमें एक नर और एक मादा कोशिका यानी कि मादा युग्मक होते हैं, ठीक है, तो दोनों मिलकर एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं, डिप्लॉइड सेल का निर्माण करते हैं, जिसे बोलते हैं हम युग्मनज यानी जायगोट, जिसे कहते हैं हम युग्मनज या जायगोट। ठीक है, अब यहां तक हमें ओवरऑल क्या हो गया कि भाई जो मेल गैमेट्स है फीमेल गैमेट्स है, ठीक है, दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के आफ्टर जो दोनों हैप्लॉइड सेल्स थी उन्होंने एक डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन किया जिसे हम बोलते हैं जायगोट या युग्मनज। ठीक है, अब ये जो युग्मनज जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इवेंट है वो है जायगोट, यानी कि जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब ये जो जायगोट फॉर्म हुआ है इसमें स्पेसिफिक माइटोटिक डिवीजन चलते हैं, विशिष्ट समसूत्री कोशिका विभाजन चलते हैं, जिससे ये जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, इनकी नंबर्स तो बढ़ती है, इनकी संख्या तो बढ़ती है, लेकिन इनका आकार बढ़ता नहीं है, इनका आकार घटता जाता है। तो ये फिर क्रमशः दो कोशिकाएं बनाएंगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे कंटिन्यूअसली ये डिवाइड होती रहेगी। ठीक है, जब जायगोट के अंदर फर्स्ट डिवीजन होगा, ठीक है, तो 2 सेल बनेंगी। ठीक है, जैसे सपोज दैट ये जायगोट है अपना, इसके अंदर फर्स्ट जो डिवीजन हुआ, क्लीवेज बोलते हैं इनको, विदलन बोलते हैं। ठीक है, तो 2 कोशिका बनी, सेकंड हुआ फिर 4 कोशिका बनी, ठीक है, थर्ड हुआ फिर 8 कोशिका बनी, फिर 16 कोशिका बनी। तो 8 से 16 कोशिकीय जो अवस्था है उस अवस्था को बोलते हैं हम मोरुला। ठीक है, 8 से 16 कोशिकीय अवस्था का जो भ्रूण है, जो जायगोट है अपना, ठीक है, उस जायगोट को बोलते हैं अपन मोरुला। ठीक है, फिर कंटिन्यूअसली इसमें जैसे 8 से 16 बनी है, ठीक है, तो 16 से 32 बनेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो 16 से 32 कोश की अवस्था आती है, या हम कह सकते हैं कि जो 32 कोश की जो अवस्था है उस अवस्था को कहते हैं हम ब्लास्टोसिस्ट या ह्यूमन ब्लास्टुला, मानव ब्लास्टुला। ठीक है, ये 32 कोश की अवस्था होती है। यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। एक्चुअल में जो ब्लास्टुला है वो अदर एनिमल्स में बोलते हैं इस फेज को, तो ब्लास्टुला अगर आ जाए तो वो आपका आंसर रॉन्ग होगा। आपको करना क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अगर आपको ब्लास्टुला आंसर वहां पर दिया गया है तो उसके साथ आपको मानव ब्लास्टुला या ह्यूमन ब्लास्टुला ऐड करके दिया होगा। ठीक है, तो 8 से 16 कोश की अवस्था को मोरुला बोलते हैं और 16 से 32 या 32 कोश की जो अवस्था है उसको बोलते हैं हम ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, इस ब्लास्टोसिस्ट में अब फर्दर क्या होता है, एक प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसे बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, जिसमें क्या होती है कि एक्चुअल में जैसे हम देखें ये जो ब्लास्टोसिस्ट होती है, ठीक है, इस ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि इसकी जो 32 सेल्स है, ठीक है, जो 32 कोश की अवस्था है, 32 से ज्यादा कोश की अवस्था है, उसमें क्या होती है, ये कोशिकाएं 2 प्रकार से अरेंज हो जाती हैं। कुछ कोशिकाएं तो इसकी परिधीय वाले भाग का निर्माण करते हैं, कुछ कोशिका तो इसकी परिधि का निर्माण कर रही है। उन कोशिकाओं को बोलते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट सेल, उन सेल्स को बोलते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। और जो कुछ कोशिकाएं हैं वो इसके अंदर एक ग्रुप के रूप में प्रेजेंट हो जाती हैं, इनको बोलते हैं हम इनर सेल मास, ICM, इनर सेल मास। ठीक है, और ये जो कैविटी होती है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब एक्चुअल में क्या होता है, जो गैस्ट्रुलेशन वाली जो स्टेज है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये स्पेसिफिक वे में अरेंज होती है। ठीक है, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बनती है, आफ्टर ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, देखो ये जो डायग्राम है इसकी हेल्प से हम समझते हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ पर अपना एम्पुला स्टमस जंक्शन है, यहाँ पर निषेचन हुआ,
ठीक है। निषेचन के पश्चात क्या होता है कि ये जो सेल्स है, जो युग्मनज बना है, इसमें कंटिन्यूअसली विदलन चलते रहते हैं, जिससे 2 कोश की अवस्था 4, 8, 16, 32 कोश की अवस्था तक पहुंचती है, यानी मोरूला बनती है, ब्लास्टोसिस्ट बनती है। ठीक है, तो ये जब 32 कोश की अवस्था पे आता है तो ये यहाँ यूट्रस में पहुंच जाती है, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट वाली जो स्टेज है उसमें ये गर्भाशय में पहुंच जाती है। और गर्भाशय में जब ये पहुंचती है तो गर्भाशय की जो सबसे आंतरिक भित्ति है, जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उस एंडोमेट्रियम में आकर ये क्या होती है, रोपित होती है, आरोपित होती है, जुड़ जाती है उससे। ठीक है, तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इस ब्लास्टोसिस्ट का इस एंडोमेट्रियम की भित्ति से आकर जुड़ना या इससे आकर जुड़ने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम आरोपण या इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना इवेंट क्या हो गया, इम्प्लांटेशन या आरोपण। मतलब ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की भित्ति से जुड़ना क्या कहलाता है, आरोपण या इम्प्लांटेशन। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आई। अब एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही ये इम्प्लांट हुई यहां पर, ठीक है, इम्प्लांट होने के बाद में इसमें गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि ये जो सेल्स हैं, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक वे में, एक स्पेसिफिक मैनर में क्या हो जाती हैं, अरेंज हो जाती हैं। ठीक है, स्पेसिफिक वे में अरेंज हो जाती हैं और 3 स्तरों का निर्माण करती है, या हम कह सकते हैं कि 3 जनन स्तरों का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट बनी थी, ठीक है, इसकी जो आईसीएम सेल्स है, देखो इम्प्लांटेशन जब होगा ना, तब क्या होगा कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है या ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स है, ये अंगुलीनुमा प्रवर्त बनाती है। इससे इस तरह के अंगुलीनुमा प्रवर्त बनेंगे, गर्भाशय की भित्ति है उससे अंगुलीनुमा प्रवर्त बनेंगे, और ये जो दोनों इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर के अंगुलीनुमा प्रवर्त और ट्रोफोब्लास्ट और जो गर्भाशय की भित्ति है उसके अंगुलीनुमा प्रवर्त एक दूसरे से इस तरह से जंक्शन बना लेते हैं, संधि बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा या अपरा। और ये जो अंगुलीनुमा प्रवर्त बने हैं इनको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। ठीक है, ये सब अब हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे ये इम्प्लांट हुई, ठीक है, गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, जिससे ये जो इनर सेल मास वाली जो सेल है वो 3 लेयर्स में अरेंज हो गई, और अरेंज होकर इन्होंने बनाए 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, या हम कह सकते हैं 3 जर्मिनल लेयर्स, जिन्हें कहते हैं हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, तो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस हमें समझ में आई, यानी कि नया जो अगला इवेंट है हमारा 8 नंबर का, गैस्ट्रुलेशन हमें समझ में आया। ठीक है, ये तीनों भ्रूणीय जनन स्तरों का निर्माण करती है, जिसमें तीनों भ्रूणीय जनन स्तर मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, अब फर्दर क्या होता है, देखो इम्प्लांटेशन हो गया, गैस्ट्रुलेशन हो गया, ठीक है, तीनों भ्रूणीय जनन स्तर बन गए। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब ये जो तीनों भ्रूणीय जनन स्तर है, इन तीनों भ्रूणीय जनन स्तर से, जैसे हम बात करें ह्यूमंस के रेफरेंस में, तो ह्यूमंस के बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, ठीक है, चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, ब्रेन हो, इंटेस्टाइन हो, चाहे वो पेनक्रियाज हो, लंग्स हो, हमारी स्किन हो, हमारी बोन्स हो, ठीक है, सबका फॉर्मेशन इन तीनों लेयर्स की सेल से ही होगा। ठीक है, जब भी तो हम पढ़ते हैं कि जैसे हम हार्ट पढ़ते हैं, तो हार्ट को हम पढ़ते हैं कि ये उत्पत्ति में मेसोडर्मल होता है, मतलब मेसोडर्म की सेल से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मतलब ये जो तीनों सेल, तीनों लेयर्स है, ठीक है, ये तीनों लेयर्स हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स का क्या करने लग जाती है, फॉर्मेशन करने लग जाती है। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे करेंगी, जैसे सपोज दैट ये तीनों स्तर बने, ठीक है, ये एक्टो, ये मीजो और ये एंडो, यहां से ये जो सेल्स है वो गति करेंगी, जिस स्पेसिफिक लोकेशन पर ऑर्गन बनना है वहां तक, उसको मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद में फिर ये क्या करेगी, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, अब जो निषेचन हुआ है, ठीक है, निषेचन से लेकर, या हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो निषेचन हुआ है उससे लेकर, और वो जो फीटस है, ठीक है, उस फीटस के कंप्लीट डेवलप होने की जो अवधि हो, उस अवधि को कहते हैं हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या भ्रूणीय विकास। भ्रूणीय विकास, ठीक है, या भ्रूणीय परिवर्धन बोल सकते हैं हम। ठीक है,
इसमें क्या होता है एक्चुअल में, जैसे ही जो भ्रूण होता है, ठीक है, या जैसे ही जो युग्मनस जो हमने बनाया था, ठीक है, वो जब 3 मंथ का हो जाता है, ठीक है, यानी कि जो गर्भावधि है जब वो 3 मंथ की हो जाती है, तो 3 मंथ का होने पर वो जो युग्मनस था उसको हम भ्रूण कहने लगते हैं, ठीक है। 3 माह के पश्चात हम उसे फीटस कहने लगते हैं या शिशु कहने लगते हैं। और ये जो कंप्लीट अवधि है, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 9 मंथ होती है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जैसे पहले की बात करें, पहले की जो एनसीईआरटी थी उसके अकॉर्डिंग इसका जो टाइम पीरियड है वो होता है एग्जैक्ट 9 मंथ एंड 10 डेज। मतलब जो पूरी गर्भावधि है, ठीक है, इस गर्भावधि का काल होता है 9 मंथ, ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 9 मंथ एंड 10 डेज है, ठीक है। जब ये 9 मंथ या 9 मंथ और 10 दिन में कंप्लीटली डेवलप हो जाता है जब ये शिशु, ठीक है, तो हमारी जो पीयूष ग्रंथि है या जो मदर है उसकी पीयूष जो ग्रंथि है, उसका जो अपरा है, ठीक है, उसकी जो ओवरी है, ठीक है, और जो फीटस है, ठीक है, जो फीटस है इससे कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, रिलैक्सिन हो गया, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो फीमेल का जो यूट्रस है जिसके अंदर वो जो फीटस है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है, या डेवलप हो चुका है, उसके यूट्रस में क्या करते हैं, ये तीव्र संकुचन करते हैं, और रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसको क्या करता है, लूज करता है, जिसकी वजह से वो जो फीटस है वो मदर के गर्भाशय से जन्मनाल के द्वारा बाहर आ जाता है, और उस फीटस के बाहर आने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं हम पार्चुरेशन या चाइल्ड डिलीवरी, यानी प्रसव या शिशु जन्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये 10 इवेंट्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, या हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली इन 10 इवेंट्स में पूरी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आती है, जिसमें एक मेल और एक फीमेल दोनों के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है, उससे लेकर फीमेल के अंदर एक जो फीटस है उसका कंप्लीटली डेवलपमेंट होना, ठीक है, एक बच्चे का कंप्लीटली विकास होना, वो पूरा इन 10 जो इवेंट्स है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स उनके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये तो जनरली अपने थे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अपना चैप्टर है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन हो रहा है, कौन कौन से ऑर्गन मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं, क्या इसका फंक्शन है, कैसे इसके जो ऑर्गन्स है वो फंक्शन करते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन फिर हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, कि कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलकर उस कंप्लीटली सिस्टम का निर्माण करते हैं, सिस्टम का निर्माण होने के आफ्टर कैसे उनकी प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के आफ्टर कैसे इम्प्लांटेशन हो रहा है, इम्प्लांटेशन के आफ्टर कैसे इसका डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट के आफ्टर कैसे ये जो पार्चुरेशन की जो प्रोसेस है वो होती है वो पढ़ेंगे, और पार्चुरेशन के आफ्टर जो लैक्टेशन की जो प्रोसेस होती है जिसमें शिशु के जन्म के पश्चात जो लैक्टेटिंग जो मदर है, ठीक है, वो जो शिशु है उसको जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, या हम कह सकते हैं कि जो शिशु है उसको दुग्ध का सेवन कराती है, ठीक है, या दूध जो पिलाती है उसे, वो प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं ह्यूमंस क्या होता है, ईश्वर। ओके, ह्यूमंस ऐसे प्राणी है, ठीक है, जो सजीव होने के साथ साथ जिनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा मिलती है, ठीक है, जिनके अंदर सोचने समझने की शक्ति होने के साथ साथ सेल्फ कॉन्शियसनेस मिलती है, जो अपनी जो बॉडी की जो रिएक्शंस चल रही है उनके लिए क्या करते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं, जो सोच सकते हैं अपने बेटर फ्यूचर के लिए, ठीक है, वो ह्यूमंस होते हैं। कि अपने बेटर फ्यूचर के लिए सोचना, ठीक है, एक जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है ना, उसी का लेवल डिसाइड करता है कि एक इंसान और एक जो जानवर है उसमें क्या डिफरेंस है। बाकी सारे ऑर्गन्स, बाकी सारे जो प्रोसेस हैं सारी सेम होती है, ठीक है,
शेप साइज सबका अलग अलग डिफरेंट हो सकता है, वो पूरा जेनेटिक फीचर पर डिपेंड करता है। बट सेल्फ कॉन्शियसनेस किस में ज़्यादा है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से, जैसे सोचने की जो शक्ति है, ठीक है, वो जानवरों के पास भी है, ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि उतने बेटर तरीके से सोचने की शक्ति नहीं है, जैसे कि हम कह रहे हैं खुद को, या हम खुद के लिए कमा रहे हैं, खा रहे हैं, घर बना रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं। कभी जानवरों को देखा है तुमने ऐसे करते हुए कि गाड़ी ले रहे हैं कि नहीं मैं तो आज लैंड रोवर निकालूंगा, मुझे घूमना है, ठीक है। तो यही एक मेन डिफरेंस होता है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो फीटल है उसके डेवलपमेंट को शो कर देता हूं, ठीक है, कि जैसे सपोज दैट ये फीमेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है और ये मेल गैमेट है। इनके फॉर्मेशन की जो प्रोसेस थी उसको हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस। इनके फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोला था हमने गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। जैसे हमने बात की कि मेल और फीमेल जो गैमेट्स है दोनों का फॉर्मेशन हुआ, आफ्टर फॉर्मेशन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। आफ्टर फॉर्मेशन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, जिसमें हमने क्या किया कि जो मेल गैमेट्स है उनको फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में पहुंचाया, जिसे हम बोल रहे थे इंसेमिनेशन या वीर्यसेचन, ठीक है। वीर्यसेचन होने के बाद में दोनों का जो फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो दो हैप्लॉइड जो सेल्स थी, दो हैप्लॉइड जो गैमेट्स थे, दोनों फ्यूज होने के आफ्टर दोनों ने एक डिप्लॉइड सेल बनाई, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जायगोट। एक डिप्लॉइड सेल बनाई जिसे बोलते हैं हम जायगोट। इस जायगोट में स्पेसिफिक माइटोटिक डिवीजन चल रहे थे जिन्हें हम क्लीवेज बोलते हैं, जिससे ये जो सेल है फर्स्ट ऑफ ऑल 2 सेल्स में डिवाइड होती है, 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल्स बनती है, फिर इससे 8 सेल्स बनेंगी, ठीक है। तो ये जो 8 सेल बनेंगे उसके बाद फर्दर इसमें कंटिन्यूसली ये जो क्लीवेज है वो चलते रहेंगे, जिससे 16 सेल बनेंगी। तो 8 से जो 16 सेल वाली स्टेज थी, इस स्टेज को बोल रहे थे हम मोरूला, ठीक है। अब जो 16 सेल्स थी वो कंटिन्यूसली आगे क्या हो रही है, क्लीवेज डिवीजन चलता जा रहा है उनमें, ठीक है। और क्लीवेज डिवीजन से वो जो सेल्स हैं, ठीक है, वो एक अदर स्टेज का फॉर्मेशन करती हैं, जो 32 सेल वाली स्टेज थी, जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जिसमें मैंने आपको बताया कि देखो ये जो चारों तरफ की सेल्स है ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, और ये बीच में ये सेल्स ने एक ग्रुप बना रखा है जिसे इनर सेल मास बोलते हैं। ये कैविटी होगी ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ठीक है। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट बनी है, ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट, इसमें गैस्ट्रुलेशन होगा जिससे तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनेंगी। तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर्स ही हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स फॉर्म करेंगी, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो 3 मंथ तक का जो जायगोट होता है उसे हम बोलते हैं, जैसे 3 मंथ जब हो जाते हैं कंप्लीट, तो 3 मंथ तक तो उसे हम बोलते हैं भ्रूण या एम्ब्रियो। आफ्टर 3 मंथ हम उसे कहते हैं फीटस। तो ये आफ्टर 3 मंथ वाली या 3 मंथ वाली जो आपको यहाँ इमेज दिख रही है इसे बोलते हैं फीटस। अब ये जो फीटस है इसमें कंटिन्यूसली क्या चलते हैं, डिविजन्स चलते हैं, कंटिन्यूसली इसका जो डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है, जिससे ये कंटिन्यूसली चलते एक कंप्लीटली डेवलप जो फीटस है, ठीक है, उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और जो पार्चुरेशन की प्रोसेस द्वारा फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक नोट यहाँ देखते हैं, जैसे हमने देखा था गैमेटोजेनेसिस का, ठीक है। तो ये जो गैमेटोजेनेसिस है, ठीक है, मेल्स में अगर हम बात करें तो गैमेटोजेनेसिस कब स्टार्ट हो रहा है और कब ये एंड होता है। तो मेल्स में जो गैमेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी के टाइम पर, यानी कि यौवनारंभ, जब किशोर अवस्था आती है उस टाइम पर गैमेट्स का या शुक्राणुओं का निर्माण है वो प्रारंभ होता है, ठीक है, और ये वृद्धावस्था तक कंटिन्यूसली जारी रहता है। मतलब कि जो यौवनारंभ है या जो प्यूबर्टी आती है तब मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और वृद्धावस्था तक ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। मतलब कि
वृद्धावस्था तक जो मेल्स हैं उनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता रहता है। वहीं बात करें फीमेल्स में, तो फीमेल्स में जो युग्मक जनन है, ठीक है, वो एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, जिसे हम भ्रूण जनन बोलते हैं, ठीक है, या भ्रूण विकास बोलते हैं। तो भ्रूण विकास या भ्रूण जनन के दौरान इनमें गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, अंडाणुओं का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और वो एटलीस्ट 45 to 50 ईयर्स की जो एज है तब तक ही चलता है। अब उसके पश्चात ये बंद हो जाता है और उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है। और 45 to 50 ईयर्स की एज में हमने पढ़ा है कि जो मेनोपॉज है, सॉरी, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टॉप हो जाता है, जिसे मेनोपॉज हम बोल रहे थे, ठीक है। तो मतलब मेल्स में तो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हो रहा है और वृद्धावस्था तक कंटिन्यू ये हो रहा है, या कंटिन्यू शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। और जो फीमेल्स हैं उनमें ये भ्रूणी अवस्था में स्टार्ट हो रहा है और एटलीस्ट 45 to 50 ईयर्स की एज में आकर ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसे बोलते हैं हम नर जनन तंत्र या नर प्रजनन तंत्र, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम इसकी लोकेशन कि ये कहां स्थित होता है। देखो, जो नर प्रजनन तंत्र है वो पेल्विक या श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है, ठीक है, हमने अच्छे से पढ़ा है। इसका फॉर्मेशन कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के द्वारा होता है, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो इसका फॉर्मेशन करती हैं। तो टेस्टिस होते हैं इसमें 1 पेयर, ठीक है। जो डक्ट सिस्टम होता है, जो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इसमें नलिकाएं होती है, कौन कौन सी इसमें डक्ट्स होती हैं। जो सहायक ग्रंथियां होती है, जो एसेसरी जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं वो हम पढ़ेंगे आगे। और जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है, जो बाह्य जननांग होते हैं, ठीक है, ये सभी मिलकर एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे कहते हैं हम नर जनन तंत्र, ठीक है। यानी वृषण, नलिका तंत्र, सहायक ग्रंथियां और बाह्य जननांग, ये सारी संरचनाएं मिलकर नर जनन तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं एक 3D एनिमेशन हम देखते हैं इसमें। जैसे देखो, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। इस डायग्राम में ये हमने पढ़ा था कि जब हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था कि जो दोनों पेल्विक बोन्स होती है हमारी, ठीक है, वो एक पेल्विक कैविटी का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। और ये वाला जो रीजन होता है पूरा हमारा, ठीक है, ये वाला जो रीजन होता है पूरा, ये वाला पूरा रीजन कहलाता है हमारा पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन, ठीक है। तो मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विक रीजन में सिचुएटेड होता है, पेल्विक रीजन में स्थित होता है। और इसका निर्माण कौन कौन सी संरचनाओं द्वारा हो रहा है, तो देखिए, हमने पढ़ा था कि इसका निर्माण, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके निर्माण में एक जोड़ी वृषण थे, ये एक जोड़ी वृषण है, ठीक है ना। उसके साथ में जो
नलिका सिस्टम था, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो अधिवृषण है, वृषण की जब आंतरिक संरचना देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो वृषण जालक है, शुक्रवाहक है, अधिवृषण है, ये शुक्रवाहिनी है, ठीक है, इधर स्क्लन नलिका है, ये सारी मिलकर बनाती है नलिका सिस्टम का, ठीक है। और उसके अलावा हमने पढ़ा था जो सहायक ग्रंथियां है, तो हम देखते हैं कि ये जो ग्लैंड है, ठीक है, ये ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके अलावा ये इसमें है शुक्राशय ग्रंथि, ठीक है, और यहां पर प्रेजेंट होती है जो बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि है, ठीक है, वो, और ये होता है इसमें बाह्य जननांग, ठीक है, जो मेल्स में शिश्न होता है वो होता है बाह्य जननांग। ये सारी संरचनाएं मिलकर पूरे नर प्रजनन तंत्र या नर जनन तंत्र का करती है निर्माण, ठीक है। अब देखो, जो नर जनन तंत्र है, ठीक है, इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्राथमिक नर जनन अंग और द्वितीयक नर जनन अंग। यानी कि वो सारे ऑर्गन्स जो नर जनन तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, उनको बेसिकली दो भाग में डिवाइड किया गया है, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। प्राथमिक जो जनन अंग होते हैं, ये वो अंग होते हैं जो बेसिकली युग्मक और जो लैंगिक जो हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे मेल्स की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, उनका फॉर्मेशन करते हैं, उसे कहते हैं प्राथमिक जननांग, ठीक है। जैसे देखो, नर जनन तंत्र है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि इसमें इंक्लूड जो ऑर्गन्स है उनको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्राथमिक जननांग और सेकंड ऑफ ऑल है द्वितीयक जननांग। प्राथमिक जननांग चाहे नर हो या चाहे मादा हो, हमेशा वो स्ट्रक्चर्स होंगी जो युग्मक का निर्माण कर रही होंगी और जो लिंग हार्मोन या लैंगिक जो हार्मोन्स हैं उनका निर्माण कर रही होंगी, ठीक है। तो जैसे देखो, प्राथमिक जननांग नर में नर युग्मकों तथा नर लैंगिक हार्मोन्स का निर्माण करते हैं, ठीक है, और मेल्स में एक जोड़ी जो टेस्टिस है, एक जोड़ी जो वृषण है, वो होते हैं प्राथमिक जननांग, ठीक है। वही हम बात करें द्वितीयक जननांग की, तो द्वितीयक जननांगों को फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है डक्ट सिस्टम, सेकेंड है सहायक नलिका और थर्ड है बाह्य जननांग, ठीक है। जो डक्ट सिस्टम है उसमें इंक्लूड होता है वृषण जालक। जब हम वृषण की जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है, जब वृषण की लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे तो वहां हम देखेंगे कि वृषण जालक कहाँ होता है और कैसे ये निर्मित होता है, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल है शुक्रवाहक, ठीक है, ये कैसे स्ट्रक्चर्स होती है। थर्ड है अधिवृषण, ये कहाँ प्रेजेंट होता है। फोर्थ है शुक्रवाहिनी और फिफ्थ है स्खलन नलिका और एट लिस्ट में सबसे लास्ट में है मूत्र मार्ग, ठीक है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है वो नलिकीय संरचना है, डक्ट स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये सारे मिलकर फॉर्मेशन करते हैं नलिकीय तंत्र का, ठीक है, या नलिका तंत्र का। वहीं जो सहायक ग्रंथियां हैं, ठीक है, उसमें इंक्लूड है, मैंने जैसे आपको बताया, शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है, या इसको काउपर्स ग्रंथि भी कहते हैं। शुक्राशय है वो एक जोड़ी होती है, यानी कि दो, प्रोस्टेट सिंगल ग्लैंड होती है और ये भी एक जोड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। वहीं बात करें हम बाह्य जननांग की, तो वृषण कोश जिसके अंदर वृषण स्थित होते हैं, ठीक है, वो और पेनिस शिश्न, ठीक है, जो हमारी जो जननांग है, या हम कह सकते हैं जो मेल जो गैमिट्स है उनको फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट या मादा जनन नाल में पहुंचाने का, ट्रांसफर करने का जो कार्य करता है, ठीक है, इनको कहते हैं हम बाह्य जननांग, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब जैसे देखो, मैंने आपको बताया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राथमिक जननांग है वो है वृषण, ये एक जोड़ी होते हैं, ठीक है, और हमारी उदर गुहा के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में ये स्थित होते हैं, जिसे वृषण कोश कहते हैं, ठीक है। इनका मेन फंक्शन क्या है, जो स्पर्म्स है उनका प्रोडक्शन करना और जो हॉर्मोन्स है, सेक्सुअल हॉर्मोन्स, उनका प्रोडक्शन करना, ठीक है। ये जो वृषण है, मैं यहाँ लेबल कर रखा है, हिंदी में कर देता हूं मैं लेबल। ये है वृषण,
ये संरचना है अधिवृषण, ये संरचना है शुक्रवाहिनी, ठीक है, ये मूत्र नलिकाएं हैं, ठीक है, ये शुक्राशय, ये प्रोस्टेट, ये काउपर्स, ये शिश्न, ये मूत्रजनन नलिका या मूत्रजनन पथ, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो दोनों वृषण है, ठीक है, इन दोनों वृषण से, ठीक है, दो नलिकाएं अराइज होती है जिन्हें हम कहते हैं शुक्रवाहिनी। ये जो शुक्रवाहिनी है, ठीक है, ये इंग्वाइनल कैनाल, अभी हम पढ़ेंगे, एक कैनाल होती है, ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल या वक्षण नाल से होते हुए उदर गुहा में प्रवेश करती है, और जो हमारा मूत्राशय है उस मूत्राशय के ऊपर से लूप बनाते हुए ये पश्च सतह पर जाकर शुक्राशय से आकर क्या करती है, मिलती है और स्खलन नलिका का निर्माण करती है, ठीक है। ये स्खलन जो नलिका है ये आगे कंटिन्यूअसली जो प्रोस्टेट ग्रंथि है उसके अंदर से एंटर होते हुए और ये शिश्न के अंदर एंटर करते हुए और बॉडी से बाहर खुलती है, बॉडी से बाहर एक छिद्र से खुलती है जिसे बोलते हैं यूरिथ्रल मेटस, ठीक है, मूत्रोजनन छिद्र बोलते हैं इसे। जैसे ये वाला जो डायग्राम है, इस वाले डायग्राम में आपको अच्छे से दिख रहा है कि ये वृषण है, टेस्टिस है, इससे ये शुक्रवाहिनी अराइज हो रही है, ठीक है, और यहाँ से ये उदर गुहा में प्रवेश करते हुए जो यूरिनरी ब्लड है इसके ऊपर से लूप बनाते हुए पश्च सतह में ये जो संरचना है ये शुक्राशय है, इससे आकर मिलती है, आकर मिलकर ये बनाती है ये कॉमन डक्ट, इसको बोलते हैं स्खलन नलिका। ये स्खलन नलिका इधर प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए ये शिश्न के अंदर से होते हुए आती है बाहर, ठीक है। जब ये प्रोस्टेट ग्रंथि से एंटर करती है और जब शिश्न के अंदर ये एंटर कर जाती है तो शिश्न के अंदर इसे बोलते हैं मूत्रजनन मार्ग, और ये बॉडी से बाहर एक छिद्र द्वारा उत्पन्न होती है जिसे कहते हैं हम मूत्रोजनन छिद्र, जिसे कहते हैं मूत्रोजनन छिद्र, ठीक है। तो ये जो कुछ संरचनाएं हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं प्राइमरी जनन अंग के बारे में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली आज कुछ इसके बारे में पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है, और इसकी जो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे, और जो स्ट्रक्चर्स है उनसे रिलेटेड जितने भी इसके पार्ट्स होंगे वो फिर फर्दर हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। जैसे देखो, अच्छे से पता है हमको कि मेल्स में एक जोड़ी वृषण उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होते हैं जिसे हम बोलते हैं वृषण कोश या स्क्रोटम। जैसे ये जो डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये उदर गुहा से बाहर एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे बोलते हैं स्क्रोटम। ये है स्क्रोटम या वृषण कोश, ठीक है। ये जो वृषण कोश है, ठीक है, ये ग्रोइन क्षेत्र मतलब कि जहां पर लोअर जो एब्डोमेन होता है वो और जो अपर थाई वाला जो पार्ट है वो दोनों आकर मिलते हैं, उसे बोलते हैं हम ग्रोइन क्षेत्र। जैसे ये वाला जो अपना डायग्राम है,
ठीक है, इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये जो लोअर एब्डोमेन और ये जो अपर थाई वाले जो पार्ट हैं, ठीक है, तो लोअर एब्डोमेन मतलब ये, ठीक है, और अपर थाई वाले पार्ट जो ये, ठीक है, ये दोनों आकर जिस जगह पर मिलते हैं, ठीक है, इस रीजन को बोलते हैं ग्रोइन रीजन, ग्रोइन क्षेत्र, ठीक है। तो वृषण कोश है वो ग्रोइन क्षेत्र, जहां पर लोअर एब्डोमेन और जो अपर थाई वाला जो पार्ट है वो आकर मिलते हैं, उसमें ये स्पेंडेड रहता है, सस्पेंडेड रहता है या लटका रहता है, जो कि एक पट द्वारा दो कक्षकों में विभाजित होता है, जिन्हें हम वृषण कक्ष कहते हैं, और वो जो पट होता है उसे हम वृषण पट कहते हैं। और जो प्रत्येक जो वृषण कक्ष है उनमें एक एक वृषण उपस्थित होता है, जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये तो एक्सटर्नली है, इंटरनली आपको दिख रहा है कि ये जो दोनों चेंबर्स है एक सेप्टम के द्वारा पृथक हो रहे हैं, इस सेप्टम को बोल रहे हैं हम स्क्रोटल सेप्टम या वृषण पट। और ये वृषण पट, ये जो स्क्रोटम है, ठीक है, या वृषण कोश है, इसको दो चेंबर्स में डिवाइड कर रहा है, एक राइट चेंबर और एक लेफ्ट चेंबर, और दोनों चेंबर्स में एक एक वृषण उपस्थित होता है, ठीक है। ये वृषण पट हो गया। वृषण कोश है वो एक बाह्य जननांग होता है, जैसे मैंने आपको अभी जब क्लासिफिकेशन दिखाया था, ठीक है, जो नर जनन अंग है उनका जो वर्गीकरण दिखाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वृषण कोश है, ठीक है, वो बाह्य जननांग होता है। वृषण कोश का मेन फंक्शन क्या है? देखो, सबसे मेन बात तो हम ये डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में जो वृषण है वो बॉडी से बाहर क्यों सिचुएटेड रहते हैं, बॉडी के अंदर क्यों नहीं रहते, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि जो वृषण है, ठीक है, उनके अंदर होती है शुक्र जनन की प्रक्रिया, ठीक है, और शुक्र जनन की प्रक्रिया के लिए ये जो वृषण है इनको हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जो वृषण है हमारी बॉडी से बाहर, ठीक है, एक थैलेनुमा संरचना जिसे वृषण कोश कहते हैं उसमें सिचुएटेड रहते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये जो वृषण कोश है ये हमारे वृषणों के तापमान को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। ये तापमान को 2 से 2.5 डिग्री कम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखते हैं, जो कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना पॉइंट, वृषण कोश उदर गुहा या श्रोणि गुहा के साथ एक कैनाल के थ्रू जुड़ा रहता है, जिसे कहते हैं हम वक्षण नाल। तो देखो एक्चुअल में क्या है, जैसे सपोज दैट ये डायग्राम है, इधर एक सेकंड मैं आपको इसको अच्छे से ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ठीक है, ये वृषण कोश है, ठीक है, ये वृषण कोश या स्क्रोटम, ठीक है, उदर गुहा से एक कैनाल के थ्रू, एक नाल के थ्रू, जैसे ये ऊपर उदर गुहा है, इधर ये एब्डोमेन है, तो ये एब्डोमेन से एक नाल के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। इस नाल को बोलते हैं हम वक्षण नाल या इंग्वाइनल कैनाल, वक्षण नाल या इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है।
भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान एक्चुअल में क्या होता है, देखो जब भ्रूण का परिवर्तन हो रहा होता है तो हमने पढ़ाया कि भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान वो जो शिशु है जिसका परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन के दौरान उसकी बॉडी में सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। और ऑर्गन्स का जो फॉर्मेशन है, जब हम एट द एंड लास्ट में भ्रूणीय परिवर्तन का जो अंतिम जो चरण देखेंगे, वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कौन सा जो ऑर्गन है उसका निर्माण कौन से मंथ में या किस टाइम ड्यूरेशन पे होता है। तो एक्चुअल में जो टेस्टिस है, ठीक है, उनका निर्माण, ठीक है, उदर गुहा में होता है, एब्डोमेन कैविटी में होता है। लेकिन जो गर्भावस्था है उसके 7 मंथ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव में ये जो वृषण है, ठीक है, ये वृषण इसी वक्षण नाल के थ्रू, इसी इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू उदर गुहा से बाहर आ जाते हैं इन वृषण कोश में, ठीक है, 7वें मंथ के दौरान। ठीक है, अगर ये 7वें मंथ के दौरान नहीं आ पाते हैं, या हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है, जिसमें वृषण कोश के अंदर वृषण नहीं है, ठीक है, और उसके वृषण उदर गुहा में रह जाते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वृषण कोशों का वृषण कोश में ना आने की जो घटना है या उदर गुहा में रह जाने की जो घटना है, उसे हम कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म या गोपिक वृषणता। ठीक है, और ये जो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कंडीशन है या जो गोपिक वृषणता वाली कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन उस शिशु को बंद बना देती है, क्योंकि हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि वृषण को शुक्र जनन के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम सेल्सियस 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तभी उनके अंदर शुक्र जनन होगा, तभी उनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। और क्रिप्टो ऑर्किडिज्म वाली कंडीशन है, गोपिक वृषणता वाली कंडीशन है, उस कंडीशन में वृषण उदर गुहा में रह जाते हैं, तो उनका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल रहता है, तो शुक्र जनन का निर्माण भी नहीं होता। और कभी कभी ये जो कंडीशंस है, इस कंडीशंस में ये जो वृषण है जो उदर गुहा में रहे हैं, उनमें कैंसर भी हो जाता है, तो ये कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, 7वें माह में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव में वक्षण नाल से होते हुए वृषण कोश में आ जाते हैं। इसके पश्चात जो इंग्वाइनल कैनाल है वो बंद हो जाती है। ठीक है, इसके पश्चात ये जो कैनाल है ये यहाँ से बंद हो जाती है। ठीक है, वृषणों का वृषण कोश में ना पहुंच पाने की जो स्थिति है उसे मैंने बताया कि गोपिक वृषणता या क्रिप्टो ऑर्किडिज्म बोलते हैं, जिससे बंधता उत्पन्न हो जाती है या वृषणों का कैंसर होने की संभावना होती है। ये बंधता है, स्टेरिलिटी बोलते हैं। ठीक है, वृषणों का जो निचला भाग है, ठीक है, वो जैसे देखो ये डायग्राम है, ठीक है, तो ये जो एक टेस्टिस है ये वृषण है, तो वृषणों का निचला जो भाग है, निचला जो एंड है, नीचे वाला जो सिरा है, लोअर जो एंड है, वो इस वृषण कोश की भित्ति से एक तंतु में पट या तंतु में संरचना के साथ जुड़ा रहता है। इस संरचना को बोलते हैं हम गुबर्नाकुलम। इस संरचना को बोलते हैं हम गुबर्नाकुलम। ठीक है, प्रत्येक वृषण देह भित्ति से एक स्पर्मेटिक रज्जु या स्पर्मेटिक कोड की सहायता से जुड़ा रहता है, जो कि श्रोणि गुहा में वक्षण नाल से होते हुए गुजरता है। यानी कि सिंपल से वे में बात करें तो एक जो वृषण है, ठीक है, ये उदर गुहा से, ठीक है, एक संरचना के द्वारा जुड़ी रहती है, एक रस्सीनुमा संरचना के द्वारा जुड़ी रहती है, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटिक कोड, ठीक है, या स्पर्मेटिक रज्जु। ठीक है, और ये वक्षण नाल से होते हुए प्रवेश करती है। ये जो स्पर्मेटिक कोड है, इस स्पर्मेटिक कोड में कुछ संरचनाएं, कुछ जो ऑर्गन्स हैं वो सम्मिलित रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ ऑर्गन्स मिलकर इस स्पर्मेटिक कोड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें इंक्लूड है शुक्रवाहिनी, वृषण तंत्रिकाएं, वृषण धमनी, वृषण स्राव, लसिका वाहिनियां, ठीक है, और कुछ मसल्स। ठीक है, ये सभी मिलकर जो स्पर्मेटिक कोड है उसका फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये जो संरचनाएं हैं ये तो अपना वृषण हो गया,
इस वृषण से ये जो रस्सीनुमा जो संरचनाएं अटैच हो रही है, ठीक है, इसे स्पर्मेटिक कोड कहते हैं। इस स्पर्मेटिक कोड में जैसे ये तो हो गई सिरा, ये हो गई धमनी, ये हो गई तंत्रिका, और ये हो गई शुक्रवाहिनी। ठीक है, ये सारी संरचनाएं कॉमन रूप से एक रस्सीनुमा संरचना का निर्माण करती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम स्पर्मेटिक कोड या स्पर्मेटिक रज्जु। ठीक है, वृषण कोश की जो त्वचा है उसके नीचे डार्टोस पेशियां मिलती हैं। ठीक है, और डार्टोस पेशियों के नीचे एक और अन्य पेशी स्तर मिलता है जिसे हम कहते हैं क्रीमेस्टर मसल्स। ये जो दोनों पेशियां हैं, डार्टोस पेशियां और जो क्रीमेस्टर मसल्स हैं, ठीक है, ये दोनों पेशियां एक्चुअल में जो वृषण है उसके अंदर जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसको मेंटेन करने में सहायता करती है। ठीक है, अब ये मेंटेन करने में कैसे सहायता करती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं, देन उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे ये मेंटेन करती है। देखो, ये वृषण है, ये जो सबसे भारी वाली जो लेयर है ये तो है वृषण कोश भित्ति। इस वृषण कोश भित्ति के नीचे इस वृषण कोश भित्ति के नीचे ये जो मैं ब्लैक कलर से जो लेयर बना रहा हूं, ये जो पेशी स्तर होता है, इस पेशी स्तर को बोलते हैं हम डार्टोस पेशियां। डार्टोस पेशी स्तर। और ये जो पेशियां हैं जो इस डार्टोस पेशी स्तर के नीचे उपस्थित है और ये स्पर्मेटिक कोड के साथ भी क्या करती है, रन करती है, उसके साथ भी ये कंटिन्यूअस रहती है। इस पेशी स्तर को बोलते हैं हम क्रीमेस्टर पेशियां। अब ये जो दोनों पेशी स्तर है, ठीक है, ये दोनों पेशी स्तर वृषणों के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे देखो, हम बात करते हैं कोल्ड वाली कंडीशन में, सर्दी वाले मौसम की बात करते हैं हम। ठीक है, सर्दी के टाइम पे क्या होता है, ठीक है, बाहर का जो टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो मेंटेन रहता है। और हमको अच्छे से पता है कि जो वृषण है उसको नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए या शुक्र जनन के लिए हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे ही एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उस कंडीशन में ये जो डार्टोस पेशी है, ठीक है, ये डार्टोस पेशी और जो क्रीमेस्टर जो मसल्स है, क्रीमेस्टर पेशी है, ठीक है, ये दोनों अपना फंक्शन करती है। डार्टोस मसल्स है उसका जो एक्शन होता है, उसकी जो क्रिया होती है वो स्लो होती है, और जो क्रीमेस्टर मसल्स है उसकी जो एक्शन है वो फास्ट होती है। तो ये क्या करती है, जैसे ही बाहर का टेम्परेचर कम हुआ उस कंडीशन में डार्टोस पेशी है, वो डार्टोस पेशी तो क्या करती है, जो वृषण कोश है, ठीक है, डार्टोस पेशी में क्या होता है, संकुचन होता है। जैसे ही संकुचन हुआ तो वृषण कोश क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। ठीक है, और जो क्रीमेस्टर मसल्स है इनमें भी जैसे संकुचन होगा, तो जब
क्रीमेस्टर मसल्स में संकुचन होगा तो वृषण ऊपर की तरफ उठेंगे, और डार्टोस पेशी में संकुचन होगा तो वृषण कोश संकुचित होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं वृषण कोश रिंकल्ड हो जाएगा। ठीक है, और जैसे रिंकल्ड होगा तो क्या होगा, वो जो वृषण है वो उधर गुहा के समीप चला जाएगा। जैसे ही उधर गुहा के समीप चला जाएगा तो हमारी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, उससे इन वृषणों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो क्या होगा, ये डार्टोस मसल्स है। ठीक है, ये डार्टोस जो मसल्स हैं, ये डार्टोस मसल संकुचित होंगी, साथ में ही ये जो अपनी क्रीमेस्टर मसल्स है ये भी संकुचित होंगी। जब क्रीमेस्टर मसल संकुचित होंगी तो ये वृषण ऊपर की तरफ खींचेंगे, और डार्टोस मसल संकुचित होंगी तो ये वृषण रिंकल्ड हो जाएंगे, कुछ इस तरह से इनमें रिंकल्ड झुर्रियां पड़ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये टेस्टिस है वो उधर गुहा के समीप चले जाएंगे, जिससे इनका टेम्परेचर हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से मेंटेन हो जाएगा, और इनमें नॉर्मल शुक्र जनन की प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, जैसे ये वाला जो डायग्राम है इसमें बता रखा है कि ये जो डार्टोस मसल्स है, ये डार्टोस मसल संकुचित होंगे तो ये जो वृषण है ऊपर की तरफ खींचेंगे, साथ में ये जो क्रीमेस्टर मसल्स है ये संकुचित होंगी, साथ में ही ये जो डार्टोस मसल्स है ये भी संकुचित होंगी। जैसे क्रीमेस्टर मसल संकुचित होगी तो वृषण ऊपर की तरफ उठेगा, यानी उधर गुहा के समीप जाएगा, और ये जो डार्टोस मसल संकुचित होंगी तो ये जो वृषण है वो रिंकल्ड हो जाएंगे, इनमें झुर्रियां पड़ जाएंगी। ठीक है, संकुचित हो जाएंगे ये। ठीक है, ये जो वृषण कोश वो संकुचित हो जाएंगे। ठीक है, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं वृषण के बारे में कि वृषण क्या होता है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, डिटेल से फिर हम इसे कल पढ़ेंगे। आज हम ओनली स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी इसकी थ्योरी है वो हम कल करेंगे। जैसे देखो, प्रत्येक जो वयस्क मनुष्य है उसमें एक जोड़ी वृषण होते हैं, जिनका जो आकार होता है वो होता है अंडाकार, मतलब ओवल शेप होते हैं। ये ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है, अंडाकार संरचना होती है। अगर हम बात करें इनके माप की, तो एक जो वृषण है उसकी लंबाई होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, 4 to 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृषण है वो एक 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार संरचना होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो वृषण है उसका जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है, जो लंबवत काट है, उसके अनुसार इसमें कौन कौन सी संरचनाएं इंक्लूड हुए, कौन कौन सी संरचनाएं इनका निर्माण कर रही है। ठीक है, जैसे देखो, हम एक वृषण की जब लंबवत काट काटते हैं तो वो हमें कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, उसमें इस प्रकार की संरचनाएं इंक्लूड होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जो वृषण है इसकी बाह्य भित्ति से। तो जो वृषण की बाह्य भित्ति है वो 3 स्तरों से बनी होती है। ठीक है, सबसे आउटर जो लेयर होती है ये होती है ट्यूनिका वेजिनलिस, ये अपूर्ण लेयर होती है, इनकम्प्लीट लेयर होती है, पूर्णतः वृषण को कवर नहीं करती। ठीक है, ये जो स्तर बन रहा है, ठीक है, ये है ट्यूनिका वेजिनलिस। ठीक है, एक्चुअल में ये डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है। ठीक है, जिसकी आउटर लेयर को बोलते हैं पैराइटल ट्यूनिका वेजिनलिस और इनर लेयर को बोलते हैं विसरल ट्यूनिका वेजिनलिस। ठीक है, सेकंड जो लेयर है इसकी टेस्टिकुलर वॉल की, वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, और ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है एक्चुअल में ये अंदर की तरफ वृषण में इन्वेजिनेट होती है, अंतर्वलित होती है, और वृषण को लगभग 250 लोब्यूल्स में, 250 पिंडों में क्या करती है, डिवाइड कर देती है। उन पिंडों को कहते हैं हम टेस्टिकुलर लोब। ठीक है, वृषण पिंड बोलते हैं। ठीक है, थर्ड जो ये इसकी लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, ये वेस्कुलर लेयर है, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको वेस्कुलर लेयर बोलते हैं। और ये जो ट्यूनिका वेस्कुलोसा है,
ठीक है, वो इन सेप्टम्स को इंटरनली क्या करती है, आस्तरित करती है, आंतरिक रूप से इनको आस्तरित करती है, लेयर्ड करती है। ठीक है, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ठीक है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया कंप्लीट लेयर है जो भारी सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण कर रही है। वैसे सुरक्षात्मक तो अपनी ट्यूनिका वेजुनैलिस भी है, ठीक है, और ये वाली जो लेयर है ये वेस्कुलर लेयर है। ठीक है, ये ट्यूनिका वेस्कुलसा हो गई ये वाली लेयर, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया हो गई ये वाली लेयर। ठीक है, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो प्रत्येक वृषण को लगभग 250 चैम्बर्स में, 250 लोब्यूल्स में क्या करती है, डिवाइड करती है, जिन्हें हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब या वृषण पिंड। अब हर एक टेस्टिकुलर लोब में 1 से 3 अत्यधिक कुंडलित नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं हम शुक्रजनन नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये वृषण की क्रियात्मक इकाई होती है, मतलब कि जो मेल गैमेट्स है यानी कि जो स्पर्म्स है उनका फॉर्मेशन इन ही नलिकाओं के अंदर होता है, सेमिनिफेरस नलिकाओं के अंदर होता है। तो ये जो टेस्टिकुलर लोब है वो है लगभग 250 एक टेस्टिस में। ठीक है, और 2 टेस्टिस के मध्य जो सेप्टम प्रेजेंट हो, सॉरी 2 टेस्टिकुलर लोब के मध्य जो सेप्टम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम टेस्टिकुलर सेप्टम। जैसे ये सेप्टम है इसको टेस्टिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, 1 से 3 इनमें हाईली कुंडलित संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं, जिनको बोलते हैं हम शुक्रजनन नलिकाएं। ठीक है, जैसे ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्रजनन नलिकाएं। ठीक है, ये 1 से 3 जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, जिस कॉमन डक्ट में आकर खुलती है उस कॉमन डक्ट को बोलते हैं हम ट्यूब्यूली रेक्टी। उस कॉमन डक्ट को बोलते हैं ट्यूब्यूली रेक्टी। और ये जो ट्यूब्यूली रेक्टी है सारी, ठीक है, वो मिलकर एक जालनुमा नलिकाओं की एक जालनुमा या जालकनुमा संरचना का निर्माण करती हैं। उस संरचना को बोलते हैं वृषण जालक। तो ये वाली जो संरचना है ना, ये वाली संरचना है रेटेटेस्टिस या वृषण जालक। वृषण जालक, ठीक है, ये जो वृषण जालक है, ठीक है, इस वृषण जालक से 10 से 12 फाइन ट्यूब्यूल्स, पतली पतली नलिकाएं अराइज होती है, जो वृषण से बाहर निकलकर इसकी जो पृष्ठीय सतह है, ठीक है, उस पृष्ठीय सतह पर एक अत्यधिक कुंडलित संरचना में ओपन होती है। इन संरचनाओं को बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया या शुक्रवाहक। ठीक है, वासा इफ्रेंसिया या शुक्रवाहक। और ये जो शुक्रवाहक है जिस संरचना में आकर ओपन होती है उस संरचना को बोलते हैं हम अधिवृषण या एपिडिडाइमिस। ये जो अधिवृषण है इसके फर्दर 3 भाग होते हैं। ठीक है, सबसे जो दीर्घित भाग होता है उस भाग को बोलते हैं हम कोडा एपिडिडाइमिस। यानी कोडा, सॉरी, कैपुट एपिडिडाइमिस बोलते हैं इसे, कैपुट एपिडिडाइमिस बोलते हैं इसे, कैपुट अधिवृषण बोलते हैं। जो मध्य भाग है इसे बॉडी या कॉर्पस एपिडिडाइमिस बोलते हैं। और जो लोअर भाग है इस लोअर भाग को बोलते हैं कोडा एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये जो कोडा एपिडिडाइमिस है ये आगे चलकर एक पतली नलिका, एक पतली और लंबी नलिका में
कंटिन्यू रहता है जिसे हम कहते हैं शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस, जिसका मेन काम क्या है कि अधिवृषण से शुक्राणुओं को ले जाना और आगे जाके स्खलन नलिका से होते हुए मूत्र जनन छिद्र में क्या करना, डाल देना। ठीक है, तो ये तो एक वृषण की संरचना है। अब हम बात करते हैं कि एक वृषण जो लोब है, ठीक है, एक वृषण जो पालिका है, एक वृषण जो पिंड है, इसके अंदर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये किस प्रकार अरेंज रहती है। तो ये एक वृषण पिंड की संरचना है जिसमें हम पढ़ते हैं कि 1 से 3 अत्यधिक कुंडलित नलिकाकार संरचनाएं होती हैं जिन्हें बोलते हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्र जनन नलिकाएं। ये शुक्र जनन नलिकाएं, हम यहाँ 2 नलिकाएं लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इनकी आंतरिक संरचना किस प्रकार होती है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जो देखो ये आपको संरचनाएं दिख रही है, ये एक शुक्र जनन नलिका है और ये दूसरी शुक्र जनन नलिका है। तो ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, ठीक है, उनके बाहर का ये जो स्पेस रहता है, इस स्पेस को बोलते हैं अंतराली अवकाश। जिसमें कुछ कोशिकाओं के समूह मिलते हैं जिनको बोलते हैं हम लेडिंग कोशिकाएं, लेडिंग सेल्स। ठीक है, ये लेडिंग सेल्स मेनली मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं, टेस्टोस्टेरोन, जो इन शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर शुक्र जनन की प्रक्रिया को क्या करता है, स्टार्ट करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेनली कि ये जो एक शुक्र जनन नलिका है, ठीक है, इस शुक्र जनन नलिका के अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की सेल्स मिलती हैं। ठीक है, जिनमें मेनली यहाँ हम 2 प्रकार की सेल्स पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाली इसकी जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, जनन उपकला। ठीक है, ये घनाकार कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो एक तो हो गई इसमें घनाकार कोशिकाएं और एक हो गई इसमें स्तंभाकार कोशिकाएं। जो घनाकार कोशिकाएं हैं ये तो करती हैं शुक्राणुओं का निर्माण। ठीक है, इन घनाकार कोशिकाओं में फर्स्ट ऑफ ऑल समसूत्री विभाजन होते हैं। ठीक है, जिससे स्पर्मेटोगोनिया बन रही है। जब इनमें कंटिन्यूअसली डिवीजन होते हैं तो प्राथमिक स्पर्मेटोगोनिया बनती है, द्वितीयक स्पर्मेटोगोनिया बनती है। ठीक है, फिर द्वितीयक स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स बनते हैं और स्पर्मेटिड, वो जो स्पर्मेटिड बनते हैं वो स्पर्मेटिड, जैसे देखो ये वाली जो संरचना है ये स्पर्मेटिड है। ठीक है, ये जो पिलर लाइक सेल्स होती है, जो स्तंभाकार जो सेल्स होती है, ठीक है, इनको कहते हैं हम सर्टोली कोशिकाएं, नर्व सेल्स, सर्टोली कोशिकाएं या नर्व सेल्स या सस्टेंटाकुलर सेल्स। इन कोशिकाओं को मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, इसके काफी सारी कार्य हैं। वैसे मेनली कार्य क्या है कि ये जो स्पर्मेटिड्स है, ये स्पर्मेटिड्स यहाँ आकर इनसे जुड़ जाते हैं। इस डायग्राम में स्पर्म्स को जोड़ रखा है लेकिन स्पर्म्स नहीं जुड़ते हैं इनसे, स्पर्मेटिड्स जुड़ते हैं और स्पर्मेटिड्स जुड़कर इनसे क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते रहते हैं और फिर ये क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करने के बाद डेवलप स्पर्म में ये हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। शुक्र कायांतरण बोलते हैं इनको। शुक्र कायांतरण की प्रोसेस हो जाती है जिससे डेवलप स्पर्म में ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं और ये फिर ट्यूबुलर रेक्टी में ओपन हो जाती है और ट्यूबुलर रेक्टी से वृषण जालक में, वृषण जालक से शुक्रवाहक में पहुंचती है। शुक्रवाहक अधिवृषण में डालते हैं इन वृषण को और अधिवृषण फिर क्या करता है, इनका परिपक्वन करता है और परिपक्वन के पश्चात जो शुक्रवाहिनी है उसके द्वारा ये आगे पहुंचते हैं। ये जो सर्टोली सेल्स है, ठीक है, ये एक इन्हिबिन हार्मोन का सिक्रेशन भी करती है, एक प्रोटीन का सिक्रेशन भी करती है जिसे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं। ये ब्लड टेस्टिस बैरियर का फॉर्मेशन भी करती है। ठीक है, तो ये सारे जो इसके फंक्शंस हैं वो हम डिटेल से अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें बेसिकली हमने पढ़ा कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है, जिसमें हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ी। ठीक है, इंसेमिनेशन पढ़ा, फर्टिलाइजेशन पढ़ा। ठीक है,
फर्टिलाइजेशन के पश्चात फिर हमने देखा जो मोरूला स्टेज बन रही थी, जो ब्लास्टोसिस्ट बन रही थी, ब्लास्टोसिस्ट कैसे इम्प्लांट हो रही थी, ठीक है। फिर फर्दर कैसे गैस्ट्रुलेशन हो रहा था, गैस्ट्रुलेशन के आफ्टर कैसे डेवलपमेंट हो रहा था, और एट द एंड हमने देखा था कि कैसे पार्चुरेशन की प्रोसेस थी, ठीक है। ये तो थे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। उसके बाद हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें हमने बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमने देखा था कि वन पेयर टेस्टिस थे जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर रहे थे और हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन कर रहे थे। वहीं हमने देखा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन था, उसको फर्दर थ्री जो ग्रुप्स हैं उनमें डिवाइडेड किया था। डक्ट सिस्टम था, जिसमें हमने देखा था कि रेट सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हो गई, ट्यूबुलर रेक्टी, रेटे टेस्टिस हो गया, वासा इफ्रेंसिया हो गई, एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गई, इजैकुलेटरी डक्ट हो गई, ठीक है, और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट हो गया। सेकंड हमने देखा जो असिस्टेटिव रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स थी, जिसमें 3 प्रकार की देखी हमने, ठीक है। सेमिनल वेसिकल, काउपर्स, ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। फिर हमने देखा एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसमें हमने देखा स्क्रोटम और पेनिस, ठीक है। फर्दर फिर हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ना शुरू किया, जिसमें हमने टेस्टिस की स्ट्रक्चर्स देखी, ठीक है, और जो स्क्रोटम है उसको पढ़ा कि एक्चुअल में कैसी ये स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन सी इसमें संरचनाएं इंक्लूड होती है, ठीक है, कैसे ये एक्ट करता है, कैसे ये जो टेस्टिस है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और देन उसके बाद फिर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करने पे टेस्टिस किस तरह से दिखाई देता है, कौन कौन सी इसके अंदर संरचनाएं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट जो टेस्टिकुलर लोब है उसका सेक्शन देखा, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो टेस्टिस है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखा। जब हमने देखा ट्रांसवर्स सेक्शन तो जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है उनके बारे में पढ़ा, उनके बाहर जो प्रेजेंट स्पेस है जिसे इंटरस्टिशियल स्पेस है उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। फर्दर हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम इसकी जो थ्योरी है उसको डिटेल से पढ़ेंगे, और ये जो ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, इनके फंक्शंस को हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि निम्न में से प्राथमिक जननांग कौन सा है। नर प्राथमिक जननांग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि प्राथमिक जननांग वो अंग होते हैं जो युग्मक और हार्मोन दोनों का स्रावण करते हैं, ठीक है। और मनुष्य में, नर में हम बात करें तो नर युग्मक होता है शुक्राणु, ठीक है, और नर लैंगिक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। इन दोनों का प्रोडक्शन होता है वृषण में, तो वृषण होता है प्राथमिक जननांग। तो यहां पर अपना आंसर हो गया वृषण, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा, इसको अच्छे से पढ़ना आपको नोट्स से, ठीक है, वीडियोस आप फिर से देख सकते हो, और साथ में एनसीईआरटी से पढ़ना है, और जितने एमसीक्यूज आप इस पर लगा सकते हो, ठीक है, उतने लगा लो, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना मत भूलना, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।